चलो शुरू करें। तो गुड इवनिंग टू ऑल, ऑनलाइन वाले दोस्तों को भी गुड इवनिंग। करंट अफेयर की फ़र्स्ट क्लास है आपकी। इससे पहले बात हुई थी हमारी करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर के लिए आपने शीट आपको मिल गई, एक या तो कॉपी लगा लो करंट अफेयर के लिए, क्योंकि इससे एडिशनल आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगा जो भी स्टैटिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। ठीक है, अगर कॉपी नहीं लगानी है तो जिस साइज़ का A4 साइज़ की आपकी शीट है ना, एक बंडल ले लो A4 साइज़ का और उसमें एक एक करके इसमें अटैच करते रहना। कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर के पास आपके पास इतना डाटा हो जाएगा पढ़ने के लिए। और उस करंट अफेयर में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, वर्ल्ड का सब आता है। ठीक है, तो आपका फ़ायदा होगा उसमें। अगर आज नहीं है कॉपी तो कहीं रफ पे लिख लो, अगली बार जब भी करंट अफेयर की क्लास होगी तो आपने उस कॉपी पे लिखना है या A4 साइज पेपर एट दी एंड इसी से अटैच करना है। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें न्यूज़ हैं टोटल 80-90 जो भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज़ नंबर 10 के बारे में कुछ। तो जब आप शीट पे या अपने कॉपी पे नंबर डालोगे तो वहाँ भी नंबर 10 नहीं डालना कि 10th न्यूज़ के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर डाल दिया तो चलता आ रहा है। ठीक है, अभी से इसको फॉलो करेगा प्रोसीजर को तो 2-3 महीने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा करंट अफेयर का पढ़ने के लिए हो जाएगा। और जो आपका करंट अफेयर है 6 से 7 सोर्सेज को कंबाइन करके आपके लिए करंट अफेयर तैयार करते हैं। 15 दिन का ये इस महीने का जो करंट अफेयर है उसमें करंट अफेयर कम था पढ़ने को, इसलिए पूरे महीने का इकट्ठा है। अदरवाइज़ 15-15 दिन का करंट अफेयर होता है और 15 दिन का करंट अफेयर तैयार करने के लिए कम से कम भी 50 घंटे लगते हैं। मैं प्रिपेयर करता हूँ डेली 2 घंटे मुझे लगते हैं, 15 दिन के लगा लो। उसके बाद जो नीचे गोपाल जी बैठते हैं वो इसका पूरा वर्ड फाइल आपकी एक कॉपी वो तैयार करते हैं। फिर सुमित सर के पास जाता है, सुमित सर इसकी PPT बनाते हैं। ठीक है, तो पूरे 50 घंटे का काम आपको 3 घंटे में मिलता है। पूरी मेहनत, मतलब आपकी मेहनत कम लगे तो आपने एक कॉपी ही लगानी है 20-40 रुपए की, या फिर पेपर लेना होगा A4 साइज़ का तो वो लेके फिर उस पर लिखना। ठीक है, बार बार रोज़ रोज़ नहीं कहूँगा। और ये जो शीट है ऑलरेडी ब्लैक है तो रेड पेन का यूज़ करना, जो भी हाईलाइट करना होगा मैं बता दूंगा। और साथ में एक ले लो हाईलाइटर, आज नहीं है कोई बात नहीं, कल ले आना। हाईलाइटर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करते रहो। जब रिवीजन करोगे तो आपको एकदम क्लियर दिखने लगेगा सब कुछ। अभी इस शीट को देखो, फिर देखो कुछ पता नहीं लगेगा। जैसे हम पढ़ना शुरू करेंगे एक एक करके आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और मंथली कोई ना कोई मैगज़ीन पढ़ो जो भी आपको अच्छी लगती है, और मैगज़ीन के साथ साथ रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़ो। हिंदी का पढ़ो, इंग्लिश का पढ़ो, पंजाबी का पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। 4 लोगों के बीच में जाओगे और कोई बात चल रही है, टॉपिक चल रहा है, तो आपको भी उसके बारे में पता होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं पता फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत डालिए। शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर। सबसे पहले सामने देखो, पहले चीज़ समझनी है। जब समझ लोगे उसके बाद मैं बोल दूंगा कि ये हाईलाइट कर लो, ये लिख लो। ठीक है, देखो न्यूज़ सामने, गवर्नमेंट एम्बियस प्लान नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन लोथल गुजरात फॉर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4500 करोड़ रुपीज़ एज इट इज़। इस हेडलाइन में पेपर में कुछ नहीं आने वाला है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, बोलो जोर से, सागरमाला प्रोग्राम। ये जो सागरमाला प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम है। ये सुना आपने भारतमाला, सुना, किससे रिलेटेड है? हाँ, आवाज़ कहाँ से आ रही? हाँ, सागरमाला, भारतमाला, ये सुना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सुना, और एक और है सेतु भारतम, सुने नाम? अब समझना, बाद में लिखना है, पहले सामने देखो। सागरमाला प्रोजेक्ट का एक ही एम है, वो है हमारे जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स किसको कहते हैं?
बंदरगाह को उनकी क्या करनी, और डेवलपमेंट के साथ साथ उनका क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न बनाना है उनको। अगली बात, ये था किसका एम, सागरमाला का। जितने भी बंदरगाह हैं, पोर्ट जहाँ पे जहाज उतरते हैं, फ्लाइट, ये सब कुछ, वहाँ के उन पोर्ट की डेवलपमेंट और साथ में मॉडर्नाइजेशन यानी उनकी आधुनिकता की तरफ काम करना है। ये किसका एम है। एक है भारतमाला, जितने भी हमारे रोड हैं, जितने भी NH, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, उन रोड की आपस में क्या बढ़ानी है, कनेक्टिविटी। उसका नाम क्या रखा। एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये देखना क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही बनता है डायग्राम, 4 सीटियां, एक नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में मुंबई, साउथ में चेन्नई, ईस्ट में कलकत्ता। इसको बोला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ये प्रोजेक्ट आया था अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, 1999 से 2004 तक। ठीक है बात। और एक है सेतु भारतम। क्या है, सेतु क्या होता है, पुल। जितने भी देखो आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, कहीं भी आप जाते हो तो ये आपका रोड है। अगर रोड के पास से रेलवे ट्रैक भी पास हो रहा है तो इन रोड की ट्रैफिक को रोक के फिर क्या पास होती है। मोदी ने बोला लोगों का टाइम वेस्ट होता है, ज़माना काफ़ी फास्ट है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी नेशनल हाईवे हैं और रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक को वैसे चलने दो, उस नेशनल हाईवे पे क्या बना दो, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर बनाओ और उसमें से ट्रैफिक चलता रहेगा। ट्रेन अपने रास्ते जाएगी, ट्रैफिक अपने रास्ते जाएगा। क्लियर हुई बात। जब एग्जामिनर पेपर डालते हैं ना, वो किताबें थोड़ी पढ़ते हैं, उनको क्या दिखेगा न्यूज़पेपर में, सागरमाला। अब वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको पता है सागरमाला है तो और कौन है, और कौन है, और कौन है। फिर यहाँ सारे से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब लिखो अपने पास, पहले ये अंडरलाइन कर लो, सागरमाला। सागरमाला को करो अंडरलाइन, साथ में अंडरलाइन करो मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री देखो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवे। इसको भी हाईलाइट करो। इसको भी हाईलाइट करना। कर लिया दोनों को। अब अपने पास लिखो सागरमाला। अब मैं लिखा रहा हूँ या शीट पे रफ कॉपी या जो भी है उस पे लिख लो, घर जाके फेयर कर लेना। ठीक है, सागरमाला लिखो, सागरमाला। एम टू, काम क्या है सागरमाला का, एम, और हमेशा जब भी लिखना है पॉइंट्स में लिखना है। पहला, एम टू डेवलप एंड, ऑनलाइन वाले दोस्त भी लिख लेना अपने पास, एम टू डेवलप एंड मॉडर्नाइज, मॉडर्न करना किसको, पोर्ट्स को, पहली बात। दूसरा पॉइंट, प्रोजेक्ट आया 2015 में, पॉइंट्स में लिखना है दूसरा पॉइंट, ये आया 2015 में, 2015। चलें आगे, अगला लिखो भारतमाला। नेक्स्ट, सागरमाला के बाद भारतमाला 2017, 2017, टू एनहांस रोड कनेक्टिविटी, टू एनहांस रोड कनेक्टिविटी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 सिटीज़ को कनेक्ट करना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चारों दिशाओं में 4। ठीक है, फिर लिखो सेतु भारतम, सेतु भारतम। क्या एम है, टू फ्री, एम टू फ्री ऑल NH
फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग, जहां जहां से रेलवे लाइन है वहां पे उसको फ्री करके ऊपर फ्लाईओवर बना दो। डन। ये आया था 2016 में, सेतु भारतम 2016। क्लियर होगी इतनी बात? ये पेपर के क्वेश्चन बनेंगे सारे। चलूं आगे। यूसीसी सुना नाम? यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। पॉलिटी की क्लास चल रही है आपकी कि नहीं? अभी नहीं। सामने देखना सभी। नाम सुना आपने? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान सबका होता है। हमारे इंस्टीट्यूट का भी संविधान है। हमारे इंस्टीट्यूट को कैसे चलना है, कब कौन सी क्लास होगी, कब ब्रेक होगा, कब नया बैच आएगा, हर चीज़। हमारा घर कैसा चलेगा, हर घर का संविधान है। मम्मी पापा की सैलरी आएगी, उसके बाद आपको इतनी फीस आपकी, इतनी पॉकेट मनी आपकी, भाई की इतनी, किराया इतना, दूध का इतना, घर का राशन पानी इतना। खुद संविधान है घर का। देश भी चलता है किससे? संविधान एक किताब है। इस संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगली बात, इस संविधान जब बना तो इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 380। इन 389 में लेडीज कितनी थी? पेपर का क्वेश्चन है। कितनी थी? सिर्फ 15। डन। ये जो संविधान है देश की, अच्छा आपकी कोई भी किताब हो, कोई भी बुक, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या कॉमर्स की या जिसकी भी हो, हिस्ट्री की, उसमें क्या होते हैं? यूनिट होते हैं, फिर क्या होते हैं, और हर चैप्टर में पढ़ने को क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट। वैसे ये जो संविधान है ना, भी किताब है। इस किताब में कुछ हैं पार्ट्स, कुछ हैं और कुछ हैं आर्टिकल्स। ठीक है बात? पेपर में पूछते हैं कि जब संविधान बना तो ओरिजिनली इसमें कितने पार्ट्स थे? तो आंसर बोलो। पार्ट्स, शेड्यूल, आर्टिकल 395। आज की डेट में प्रेजेंटली इसमें कितने पार्ट्स हैं? शेड्यूल, आर्टिकल 448 प्लस 448 से ज़्यादा। अगली बात, संविधान में नया कुछ डालना हो, पुराना निकालना हो तो क्या करते हैं? अमेंडमेंट। टोटल कितनी हुई आज तक? 105। कितनी हुई? अब मैंने बोला आर्टिकल नंबर किससे रिलेटेड है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी ना हमारे देश में हिंदू के लिए अलग कानून है, इस्लाम के लिए अलग है, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट सब के लिए अलग अलग कानून है। बोला नहीं, सब के लिए एक ही कानून बनाना, और उसका नाम क्या रखा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल नंबर 44। तो ये 44 कहाँ? पार्ट्स कितने? देखो पार्ट्स कितने हैं बोलो। देखना, पार्ट 1 2 3 4 आपको सीधे याद होने चाहिए। पार्ट 1 में देखना कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल आए। 1 से 2 में, 3 में, चौथे में, 36 से 4th में ही 44 कहाँ आएगा? 4th में। अगली बात, पहला रिलेटेड है यूनियन और टेरिटरी, दूसरा रिलेटेड है नागरिकता। कैसी नागरिकता है देश में? सिंगल सिटीजनशिप। तीसरा किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट। चौथा किससे रिलेटेड है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। अब 44 किसके अंडर आया? डीपीएसपी। पेपर में सीधा पूछेंगे 4th जो हमारा पार्ट है वो किसके अंतर्गत आता है? सॉरी 4th पार्ट नहीं, जो आर्टिकल 44 है कौन से पार्ट के अंडर आता है? तो आंसर पार्ट नंबर 4 के अंतर्गत। कौन सा आर्टिकल? क्योंकि 4 में कहां से कहां तक हैं? 36 से 51। क्लियर है बात?
अब इसमें एक पार्ट है, उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। क्यों कहते हैं वो आपको पता चलेगा जब सर मैडम स्टैटिक में चलेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट शुरू होगा जब। तो मैग्ना कार्टा किसको कहा? पार्ट नंबर 3 को, जो किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट कितने हैं? पहले थे 7, फिर एक चला गया, कितने हैं अब? 6, याद रखना। तो जो यूसीसी है, अब देखना यूसीसी का क्वेश्चन पेपर का पहला, यूनिफॉर्म सिविल आर्टिकल नंबर किसके अंडर आता है? पार्ट 4। किससे रिलेटेड है? उसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? इस पार्ट 4 में ही कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो गांधी जी के हैं। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन बनेगा गांधीयन आर्टिकल्स के नाम बताओ। तो आंसर होगा 40, 43, 46, 47, 48। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? क्लियर हुई बात? लिखो अपने पास सब कुछ, जल्दी लिखना है। जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यूसीसी। पता ना चले वहां पूछ लेना, गलत मत लिखना। टोटल अमेंडमेंट हुई 105। अमेंडमेंट होती है संविधान में नया कुछ डालना, पुराना निकालना, तब टोटल हुई 105। लिख लिए जी? चलूं आगे? क्या हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब कुछ लिखा है, पार्ट, शेड्यूल, आर्टिकल्स। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। टोटल मेंबर थे इसमें 389, उसमें से 15 लेडीज थी, वुमेन। क्लियर? चलूं आगे? लिख लिया सबने? चलें? ध्यान सामने देना। इंडिया का पहला, इंडिया का कैसा? इंडिजीनियस होता है जो देश के अंदर बना हो। देश का पहला इंडिजीनियस क्या? न्यूक्लियर। कहाँ पे? कितना मेगावाट? नाम क्या है? ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। पेपर में सीधा क्वेश्चन, इंडिया का पहला एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे है? तो आंसर गुजरात। कितना मेगावाट? नाम क्या है? ठीक है। फिर सुन लो, पहले जहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, जहाँ भी, उसको पानी भी चाहिए होता है। तो कौन सा पानी चाहिए इसको? पानी भी कई तरह का होता है, बताइए। ये सुना? ये सुना? साइंस वाले हाथ खड़ा करो। 1 2 3।
बस, बाकी कॉमर्स और आर्ट्स। चलो आ जाएगी ज्योग्राफी भी। तो देखो, हाइड्रोजन सुना आपने? जो हाइड्रोजन है ना, अभी दिमाग में सेट कर लेना, उसके 3 आइसोटोप हैं। कितने? 3 आइसोटोप। पहले का नाम है प्रोटियम, फॉर्मूला लिखा है। ये जो ये है, इसका नाम है ड्यूटीरियम। और जो तीसरा है, इसका नाम है ट्रीटियम। ये तीनों के तीनों किसके आइसोटोप हैं? अगली बात, ये जो D2O है, जिसको क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम, वो है हैवी वाटर। क्या है ये? हैवी वाटर। और ये हैवी वाटर कहाँ यूज होता है? तो पेपर में पूछे हैवी वाटर कहाँ यूज होता है, और पेपर में पूछे व्हाट इज हैवी वाटर, तो क्या होगा आंसर? D2O, ड्यूटीरियम। डन। आइसोटोप क्या होते हैं सुने आपने? सुनो फिर, आइसोटोप होता है, बस सीधा याद कर लेना, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट, उसको कहते हैं आइसोटोप। लिखो अपने पास सारी इंफॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी। अपनी तरफ से हम कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ते कि कुछ रह जाए, बाकी तुम्हारा दिल जानता होगा। ऑनलाइन वाले दोस्त भी लिख रहे हैं, यस नो कर दो एक बार। आपने लिखना है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, हैवी वाटर, यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। एक बात और बता दूं, तुम्हारी कॉपी है, कोई नहीं देखेगा। हिंदी, इंग्लिश, पहाड़ी, पंजाबी, जिसमें समझ आता है लिख लो अपनी कॉपी में, बस तुम्हें पता लगना चाहिए कि है क्या, और कोई बात नहीं है। और जो मैंने समझाया इसको अंडरलाइन करो शीट पे। ककरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, गुजरात, 700 मेगावाट। कल से रेड पेन और हाइलाइटर आपके लिए, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ब्यूटी प्रोडक्ट, यस। हो गया इतना? अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। आगे चलूं? तुषार, सामने देखो, तुषार मेहता जो हैं वो सॉलिसिटर जनरल हैं इंडिया के। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। क्या आंसर होगा? आजकल हमारे देश के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटा रमनी। कौन है? हमारे देश के हैं आजकल अटॉर्नी जनरल, और इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अगली बात, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है? सॉलिसिटर जनरल। कौन है? उनका नाम क्या है? तो अटॉर्नी जनरल के अंडर कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल के अंडर होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। क्या होते हैं? आजकल कितने हैं? सरकार की मर्जी है, एडिशनल चाहे वो रखे 50, पर कितने हैं आजकल? पेपर में पूछते हैं अटॉर्नी जनरल आजकल कौन है, तो आंसर अटॉर्नी जनरल। और सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं देश के? सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? जैसे सेंटर में होता है अटॉर्नी जनरल, हर स्टेट में मिलेगा, हर स्टेट में। कौन? एडवोकेट जनरल। किसकी जगह? अटॉर्नी जनरल की जगह पे कौन मिलेगा? एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है 76 और एडवोकेट का है 165। अभी बताया ना मैंने आपको आर्टिकल्स 395, 448, उसका क्वेश्चन है ये।
लिखो अपने पास। हर स्टेट का, आज की डेट में 28 स्टेट है ना, सब में है एडवोकेट जनरल। सेंटर, ये हर सेंटर में हमारे देश की बात है। हमारे देश में पूरा देश है ना, पूरे देश का एक ही होगा, कौन? अटॉर्नी जनरल। आज आर वेंकटरमन। क्लियर? एडवोकेट जनरल हर स्टेट में। एडवोकेट जनरल का आर्टिकल 165, अटॉर्नी जनरल का 76। पेपर के क्वेश्चन है ये सारे, ध्यान से लिख लीजिए। हो गया? जो शीट में है उसको शीट में अंडरलाइन करो। आर वेंकटरमनी, साथ में सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। पढ़ने का तरीका भी समझो, पढ़ते कैसे हैं। क्या हुआ? कौन? 6। ये पेपर मेरी पूछते कितने हैं वो लिखा है सामने। अटॉर्नी जनरल इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट की प्रेपरेशन करो, जिस स्टेट से आपको पता होना चाहिए आपके स्टेट का एडवोकेट जनरल कौन है। अगर स्टेट की प्रेपरेशन है तो ऐसे, ठीक है। चलें आगे। हो गया? आगे चलें। फिर ध्यान आगे करो। लेक का नाम है पैंगोंग सो, टी साइलेंट है। क्या नाम है? पहली बात सामने देखना, किस किस के बीच में है? जियोग्राफी में आपको बताएंगे, अभी इतना याद रखो। कैसी है? लैंड लॉक्ड उसको कहते हैं, बीच में है लेक, चारों तरफ लैंड ही लैंड, कोई रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, उसको कहते हैं लैंड लॉक्ड। डन। अगली बात, ये जो लेक है उसका 40% हिस्सा किसके अंडर? 50% हिस्सा किसके अंडर? तिब्बत। पर चाइना बोलता है तिब्बत भी, इसलिए किसके अंडर? और 10% दोनों के बीच में। अगली बात, इस लेक के आसपास बहुत सारे आइलैंड हैं, बर्ड आइलैंड। क्या नाम है? पूछेंगे कहाँ है तो आंसर क्या होगा? पैंगोंग सो लेक। करो अंडरलाइन सारा। पैंगोंग सो लेक भी मिलेगा आपकी शीट पे ही। वर्ड आइलैट मिला? आइलैंड है ये, इंपॉर्टेंट लेक है। सर क्लियर नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। आपका जो क्वालिटी है उसको करिए अप डाउन। हो गया जी? चलें आगे। अंडरलाइन करनी है ये चीज़। सामने देखिए, स्कीम लिखी है। स्कीम का नाम क्या है? न्यू स्वर्णिमा स्कीम। पहली बात किसके लिए? और वुमेन्स भी कहाँ से हो? कहाँ से? सामने ध्यान रखना। एक है, कहाँ जैसे लिखूं, नेशनल कमीशन फॉर, पढ़ो क्या लिखा, फिर है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, फिर है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस,
फिर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सुना नाम? बोलो कौन कौन लिखे? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कितने हुए? ऊपर वाला बना 92 में, नीचे वाले तीनों बने कब बने? बाकी चीजें बाद में। अभी इतनी सी याद रखो, ये चारों के चारों कैसे हैं? कैसे थे? स्टैट्यूटरी बॉडी। कैसे थे? अभी सिर्फ इतना याद रखो, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसको पार्लियामेंट बनाती है। क्या याद रखना? जिसको पार्लियामेंट बनाती है कौन सी बॉडी? अब आज की डेट में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ना, आज की डेट में कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। याद रखना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी उसका कोई ना कोई आर्टिकल होगा। इसका कौन सा है? 338 बी। पेपर में पूछते हैं कि पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कैसी बॉडी थी, तो आंसर क्या करोगे? स्टैट्यूटरी। कैसे बनी? पार्लियामेंट के थ्रू। अब कैसी है? कब बनी? 102 अमेंडमेंट 2000। आर्टिकल कौन सा है? 338 बी। तो अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट दिखे, पार्ट दिखे, शेड्यूल दिखे, आर्टिकल दिखे, वो कैसी बॉडी होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर हो गया? फिर ये स्कीम किसके लिए है? बैकवर्ड क्लासेस की। कौन? उम्र कितने से कितनी होनी चाहिए? फैमिली की इनकम 1 साल में 3 लाख से कम, वही इस न्यू स्वर्णिमा स्कीम के लिए एलिजिबल है। क्लियर हुई इतनी बात? समझ में आ रहा है? आगे अभी नरेंद्र मोदी ने स्पीच दी थी इंडिपेंडेंस डे पे, सुनी किसी ने? हाथ खड़ा करो जिसने सुनी। एक ने भी नहीं। ऑनलाइन सुनी किसी दोस्त ने? यस नो करिए। तुमने एक ने भी नहीं सुनी? बड़ी गलत बात है। अगर तुम सुनो इधर, अगर तुम प्रेपरेशन कर रहे हो, ये तुम्हारा स्ट्रगल वाला फेज है लाइफ का, अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो रास्ता न्यूज़पेपर से होके गुजरेगा। न्यूज़ सुननी पड़ेगी। इंडिपेंडेंस डे पे आपको उसकी स्पीच सुननी बनती थी, प्रधानमंत्री जी की। आपने सुनी नहीं उनकी स्पीच। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, बोले मेरा सपना है। सपना क्या है? कि मैं जितने भी हमारे देश में गांव हैं, वहाँ की 2 करोड़ लेडीज़ को मैं बनाऊंगा लखपति। क्या बनाऊंगा? कितनी? हो सकता है उसमें एक स्कीम कौन हो? न्यू स्वर्णिमा स्कीम, जिसका पर्पज क्या है? वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर बनाना, यानी बिजनेस वुमेन बनाना। क्लियर है बात? तो स्पीच सुनते तो शायद ये स्कीम तुम्हारे दिमाग में आ जाती कि हाँ बोला था मोदी ने। सुन लेना स्पीच को, 90 मिनट की है, 1.5 घंटे की। क्या क्या बोला है करो अंडरलाइन सारा। न्यू स्वर्णिमा, बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन 18 से 55, 3 लाख से कम, एंटरप्रेन्योर बनाना है। 4 बॉडियाँ 92, 393 स्टैट्यूटरी बॉडी, बैकवर्ड क्लासेस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 338 बी, और साथ में 102 2018। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हो गया? तीन 338 बी आर्टिकल है बैकवर्ड क्लासेस का।
और ये डाला 102 अमेंडमेंट 2018 में, पहले नहीं थी ये। मैंने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में नया कुछ डालना पुराना निकालना तो क्या करते हैं, अमेंडमेंट, तब की ये। क्लियर। दो देवियां पीछे बैठे हैं, बड़े ही दूर हैं, मेरे से तो पहले आए थे। चलो हो गया सारा, चलूं आगे। सीधा पूछेंगे, सामने देखिए, मिशन वात्सल्य किसके लिए है? आंसर रेप विक्टिम के लिए। और कब? जब वो प्रेग्नेंट हो जाएं। अगली बात, ये स्कीम कब आई और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? इंपॉर्टेंट चीज है। वात्सल्य हिंदी का शब्द है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वात्सल्य? हिंदी शब्द है वात्सल्य, क्या होता है बताओ जोर से। हैं क्या बोला कुछ पर मुझे सुना नहीं। ममता, हाँ सही सही कह रही हो। और वात्सल्य का मतलब प्रेम, ममता, वात्सल्य। बोले हमारे इमोशंस तुम्हारे साथ हैं, मिशन वात्सल्य। चलूँ आगे। इसमें मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है और किसके लिए है ये इंपॉर्टेंट है। आगे सुनना अब ध्यान से। पहले की बात थी, आज से 20 साल पहले की, तब आपस में लड़ते थे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इंडिया, नेपाल, सॉरी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, जापान आपस में तभी लड़ते थे, आर्मी होती थी। अब नहीं होती ऐसे लड़ाइयाँ। अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं है, अब हैं बायो वेपन। क्या है? रेडी करो, कहीं छोड़ दो, हो गया काम। कोरोना भी थोड़ा वैसे ही था, बायो वेपन। ठीक है, तो अब आर्मी वगैरह आमने सामने तो लड़ाई हो नहीं रही, इसीलिए मोदी जी लेके आए अग्निवीर स्कीम। क्यों? देश के ऊपर बोझ बढ़ाना। 25% को रिटेन करेंगे, बाकी 4 साल बाद उनको पैसा मिलेगा 15-17 लाख रुपए, घर में आके बिजनेस करेंगे। बोले क्या करनी इतनी आर्मी? तो ये बात चलती रही कि अब आर्मी जो है वैसे युद्ध नहीं हो रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो बोला ऐसा करते हैं, आपस में प्रैक्टिस तो करते रहो। एक कंट्री दूसरी कंट्री की आर्मी से प्रैक्टिस करती है प्रैक्टिकली कि अगर कल कोई युद्ध हो जाए तो लड़ना कैसे है। तो ये किस किस के बीच में सामने? इंडिया और नाम है जिमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। फुल फॉर्म कोई नहीं पूछता, सीधा पूछेंगे इंडिया जापान के बीच में एक्सरसाइज हुई प्रैक्टिस के लिए, उसका नाम बताओ। आंसर जिमैक्स। करो इसको हाईलाइट। डन। पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसमें से, तो अब अपने पास शीट पे लिखो, कॉपी में। अभी मैं आपको एक्सरसाइज लिखा रहा हूँ जो जो किसी किसी कंट्री के साथ इंडिया की होती हैं। तो लिखो एक्सरसाइज बिटवीन, अगले पेज पे लिख लो, यहाँ नहीं आएंगी। हाँ आज मैं इनको कह रहा हूँ, आप लिखिए एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। पूछेंगे व्हाट इज समप्रीति, सामने लिखा एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया बांग्लादेश, समप्रीति। फिर मित्र शक्ति लिख लेना, पहली समप्रीति इंडिया और बांग्लादेश, दूसरी मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका। संस्कृत का शब्द है, इंग्लिश में ये मैत्री। मित्र शक्ति इंडिया, एक इंडिया, दूसरा बता रहा हूँ श्रीलंका। सारी इंडिया की लिखा रहा हूँ बाकी कंट्री के साथ। मैत्री इंडिया थाईलैंड,
वज्र प्रहार इंडिया यूएस, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस, डन, दोनों यूएस लिख चुके। फिर लिखो गरुड़ शक्ति, गरुड़ सुना, गरुड़ किसके वाहन, लिख लो गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया इंडोनेशिया। शक्ति सिर्फ शक्ति लिखना, शक्ति इंडिया फ्रांस, धर्म गार्डियन, धर्म गार्डियन इंपॉर्टेंट है इंडिया जापान, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना। फिर लिखना सिम्बैक्स, ऐसे सामने लिख रहा हूं, सिम्बैक्स इंडिया सिंगापुर, फिर लिखना कॉर्पेट CORPAT इंडिया थाईलैंड। क्लियर, बाकी कुछ खुद भी पढ़ लेना। चलूं आगे, वात्सल्य की है, क्या हुआ, रशिया के साथ कौन सी है, इंडिया रशिया। ध्यान नहीं आ रही अभी, रशिया के साथ ध्यान नहीं आ रही। उसके बाद क्या बोला था, कौन सी स्कीम थी, वात्सल्य किसके लिए थी, सामने देखो कौन सी है स्कीम का नाम, किसने शुरू की, जोर से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, किसके लिए, रिसर्च के लिए। एकलव्य का नाम सुना, वही जिन्होंने अंगूठा दे दिया था गुरु दक्षिणा में, वही एकलव्य। तो किसने शुरू की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, किसके लिए। चलूँ आगे, हाईलाइट कर लेना इसको जो बता रहा हूँ, साथ में शीट पे पेन चलता रहना चाहिए रेड कलर का, तब चमकेगा बाद में जब रिवीजन करोगे। ब्लैक यूज किया, ब्लू किया तो ऑलरेडी वैसी है शीट। चलें आगे, सारा का सारा ट्रेड सुनो, टोटल ट्रेड किस में होता था, डॉलर में, या जापान की करेंसी, या चाइना की करेंसी, या फिर यूके की करेंसी, पाउंड स्टर्लिंग, किसमें, इंडिया बोलता है ऐसी भी क्या पड़ी है, कम से कम हमारा जो पैसा है उसमें व्यापार करते हैं, डॉलर क्या करने सबके, तब तो सारी करेंसी खत्म करके डॉलर ही कर दो सारे में शुरू। अब क्या हुआ, इंडिया ने बोला अपनी डिपेंडेंस कम करो, किस पे, और ट्रेड करना किस में शुरू करो, किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ। अगली बात, बांग्लादेश इंडिया को कितने का सामान बेचता है हर साल, 2 बिलियन डॉलर। इंडिया उनको कितने का बेचता है, घाटे में कौन है, बांग्लादेश। वो हमें बेचते हैं कम और हमसे खरीदते हैं, तो पूछते हैं कि इंडिया का ट्रेड बांग्लादेश के साथ कैसा है, तो क्या कहोगे, इंडिया का है सरप्लस।
और बांग्लादेश का इंडिया के साथ डेफिशिट। लिखो अपने पास, हाईलाइट भी करो और लिखो भी। डन। लिखना सिर्फ इतना कि इंडिया ट्रेड विद बांग्लादेश सरप्लस, इंडिया सरप्लस, बांग्लादेश डेफिशिट। डेफिशिट होता है घाटा। चलें, हो गया इतना। रुपये में करना है, सामने नज़र रखना। हिस्ट्री चल रही है ना आपकी, उसमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक आया, चालकोलिथिक भी आया, वो सारा आपको क्लियर होगा। करंट अफेयर में है कि मीजोलिथिक टाइम की एक साइट मिली है। देखो सामने, बोलो कौन सी स्टेट, उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट, उसके कौन से गांव में, कौन सी हिल पे, कौन सी डायनेस्टी के टाइम की। पूछेंगे डिस्कवरी किसने की, डी कन्ना बाबू। हड़प्पा की किसने की, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो डिस्कवरर, हड़प्पा की खोज नहीं, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो आरडी बनर्जी। पेपर में पूछते हैं। और ये जो ये है मीजोलिथिक टाइम की रुद्रागिली हिल में उर्वा कल्लू, वो किसने की डिस्कवर, डी कन्ना बाबू। लिख लो अपने पास, पेपर में दिखेगा सब कुछ। डी कन्ना बाबू मीजोलिथिक टाइम की औरवा कल्लू विलेज में इन्होंने डिस्कवर की। पूछेंगे ये। कॉपर का यूज पहली बार कब किया, चालकोलिथिक में। ये जो मैंने लिखा यहाँ सिर्फ डी कन्ना बाबू लिखना है, बाकी सब कुछ हाईलाइट करना है, सब कुछ नहीं लिखना शीट पे, हाईलाइट करना है बाकी। तुम तो पेंसिल पे ही आ गई। चलें आगे। डी कन्ना बाबू। ऑनलाइन वाले दोस्त, ज्योग्राफी की क्लास हुई, मालवा प्लेट्यू बताया। मालवा प्लेट्यू है विंध्या रेंज और अरावली रेंज के बीच में। कहाँ कहाँ, कास प्लेट्यू कहाँ मिलेगा, और ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब से, कौन सी रॉक्स का बना है। कितने लेक्चर हुए ज्योग्राफी के आपके, 3। अभी ये एक टॉपिक आएगा रॉक का पूरा 1 घंटे का, वहाँ बताऊंगा आपको इग्नियस रॉक्स के बारे में। अभी इतने याद रखो, कास प्लेटू किसका बना है, इग्नियस रॉक्स का। 1 घंटे का टॉपिक है, पूरा पढ़ेंगे वहाँ पे। अगली बात, कास प्लेटू कहाँ मिलेगा, इसको कौन सा स्टेटस मिला है, कब से। मालवा प्लेट्यू किस किस के बीच में, लिख लो अपने पास, विंध्या और अरावली, विंध्या एंड अरावली। सबसे पुरानी रेंज है हमारे इसकी अरावली रेंज, ठीक है। चलें आगे। कास प्लेट्यू महाराष्ट्र, क्लियर। अब देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कास प्लेट्यू। वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके अंडर होती हैं, बोलिए फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को बना 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। पेरिस कहाँ हुआ, क्लियर।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, पेरिस हुआ। यूनेस्को के अंतर्गत ही आती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन सुना आपने कभी? अभी थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा है करंट अफेयर है, कभी जब यूनाइटेड नेशन का टॉपिक आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा व्हाट इज यूनाइटेड नेशन, ठीक है, पूरा का पूरा। यूनेस्को के बारे में लिख लीजिए। चलूँ आगे। अब हेडिंग पढ़ो, ये पिछला हेडिंग हो गया। हाँ, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व विटनेस द बर्थ ऑफ कब फॉर द फर्स्ट टाइम। अब पेपर में कोई नहीं आपसे पूछेगा कि पहली बार ये विषधारी टाइगर रिजर्व जो हमारा राजस्थान में हुआ, वहाँ पे पहली बार कब हुआ बच्चा शेरनी के। तो तुम ऐसा पढ़ने लग जाओ कि शेर हुआ कि शेरनी हुई, ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर उसका वेट देखने लग जाओ, फिर देखो हेल्थ ठीक था कि मर गया, वो कोई लेना देना नहीं है। पेपर का सीधा क्वेश्चन, विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आंसर सामने देखते रहो पहले। ये क्या है, कब से? अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जो टाइगर रिजर्व है पूछेंगे कहाँ पे है, और अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर हमारे देश में नेशनल पार्क कितने हैं? हमारे देश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? लिखो अपने पास है, मैं आपसे पूछूंगा कल, मैं नहीं बता रहा अभी। नेशनल पार्क कितने हैं? ये कोई टफ काम नहीं है, कितने हैं आप बताओगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है आप बताओगे। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं आप बताएंगे। टाइगर रिजर्व भी लिख लो, कितने हैं आप बताएंगे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखो अपने पास। प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, बड़ा भारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? फिर लिखो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। अंग्रेज तो नहीं है कोई जिसको हिंदी नहीं आती है? आ जाती है हिंदी समझ सबको? 1973 1973, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। फिर लिखो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पेपर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। वाटर एक्ट 1986, वाटर एक्ट 1974, फॉरेस्ट एक्ट 1927, 1927। फिर लिखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। फिर लिखो एनजीटी, हिमाचल में गड़बड़ चल रहा है, एनजीटी से पक्का क्वेश्चन आएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, एनजीटी एक्ट 2010। डन। इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं अभी कम से कम कोई 30 से 35। मैंने जो अभी करंट अफेयर में न्यूज़ में थे वो आपको लिखा दिए। चलें आगे, और ये अंडरलाइन कर लेना, राजस्थान में है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। हो गया। चलें आगे, ये भी देखो एक्सरसाइज साल्वैक्स इंडिया यूएस, करो अंडरलाइन। इंडिया यूएस के बीच में साल्वैक्स। चलें आगे, यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। कौन सी पार्टी, कौन से नंबर के? लिखो अपने पास 46। पेपर में पूछते हैं कौन से नंबर के। जो बाइडन 46। इंडिया में बहुत सारी पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर,
अगर आपका किसी का मन है तो आप भी बना लो पार्टी, पर अमेरिका में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं। नाम बताइए, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो जो बाइडेन की पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक। कौन सी है? इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए उम्र 35 साल। और प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए बनता है? अमेरिका में 4। प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है, उसका नाम है वीटो पावर। कौन सी पावर? पेपर में एक बार पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीटो, लिख लो वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो, VETO, वीटो इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग आई फॉरविड, मैं रोकता हूँ। ये किसके पास है पावर? ठीक है, बाद में बाकी चीज़ें इसकी। चलूँ आगे, ये लिख लेना 46 प्रेसिडेंट हैं ये। फिर सुनना, ये है, थक गए? इसका तो चेहरा बता रहा है। क्या टाइम हुआ? वैसे 5 मिनट हैं अभी। यंग एज है तुम्हारी, स्ट्रगलिंग फेज है, जितना तपोगे उतना निखर के आओगे। लड़कियों को पता है जितनी फेशियल कराती उतनी चमकती हैं, वैसा ही होता है यहाँ भी, जितना तपोगे उतना ही ज़्यादा निखर के आओगे। पढ़ा दें? पढ़ो फिर, एक पढ़ लेते हैं। ये है कहाँ की बात? कैंटोनमेंट सुना? सुन लो, कैंटोनमेंट वो होता है जहाँ आर्मी का एरिया है। अगली बात ये देखना, पहले ये आर्मी का एरिया है, यहाँ आपको क्या मिलेगी? आर्मी के साथ साथ कौन मिलेंगे? सिविलियन। सिविलियन होते हैं हम और आप, ठीक है। तो बोला कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है आर्मी के एरिया में, वो डेवलपमेंट नहीं उनकी हो रही। अगर उन्होंने घर बने उनके पुराने, नया घर नहीं बना सकते, क्योंकि किसके अंडर है? आर्मी। आर्मी किसके अंडर होती है? सीधी। सीधी परमिशन कहाँ से लेनी पड़ेगी? वहाँ पे अगर उनको पानी का नल का भी लगाना है वो भी नहीं लग रहा, मीटर लगाना है वो भी नहीं काम हो रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। तो बोला ऐसा करते हैं, जो आर्मी का एरिया उसको अलग कर देते हैं। किससे? बोले आर्मी को किस में कन्वर्ट कर दो, और वहाँ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको किसके साथ मिला दो? वहाँ की अगर पंचायत नहीं है तो क्या होगी? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल, कुछ ना कुछ होगा। इनका भी विकास, ये भी अपना काम करेंगे। तो अभी किसको हटाया लेटेस्ट? योल कैंटोनमेंट। सुनना, हिमाचल प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 12 में एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। उस कांगड़ा में क्या मिलेगा? योल की फुल फॉर्म है यंग ऑफिसर, बातें नहीं, लिविंग कैंप। अब पढ़ना देखो, पहला क्वेश्चन, कैंटोनमेंट किसके अंडर होते हैं? अब सामने देखना, लिखा था यहाँ कहीं, ये देखो, मूव टू कन्वर्ट मिलिट्री एरिया इनटू और सिविल एरिया इनटू अर्बन। अब ये अलग से क्वेश्चन है पेपर का। अर्बन लोकल बॉडी कहते हैं पंचायत को, या और मोर स्पेसिफिकली ये है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो अर्बन है इसकी जगह रूरल होता तो रूरल लोकल बॉडी कौन हुई? क्लियर है बात? करो अंडरलाइन सारा। योल की फुल फॉर्म भी लिख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी अंडरलाइन करो।
कर लिया? ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। थैंक्स ऑनलाइन वालों भी।